आपका स्वागत है ज्ञान ज्योति कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर तैयारी करते होंगे जो आने वाली परीक्षाएं हैं। तो जैसे ही ये आचार संहिता खत्म होगी तो बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलने की संभावना है। और अभी जो 12th पास हुए हैं वो PTT और BSTC के एग्जाम में लगे हुए, ठीक है। तो उन्हीं की तैयारी को हम मद्देनजर रखते हुए आज हम जो हमारा टॉपिक है इतिहास का, राजस्थान का इतिहास, उसके अंतर्गत हम राजस्थान में 1857 की क्रांति, उनके महत्वपूर्ण कारक क्या कारण थे, प्रारंभिक कारण क्या थे, तात्कालीन कारण क्या थे, उनके साथ में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो BSTC और PTT में एक भी क्वेश्चन आपका राजस्थान जीके का हमारी कोचिंग से बाहर नहीं जाएगा, ये हम पर विश्वास रखें, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास 1857 की क्रांति। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति, तो इसके प्रारंभिक कारण क्या थे, क्या कारण थे कि अंग्रेजों के खिलाफ हमें क्रांति करनी पड़ी, क्या वास्तविक अंग्रेजों के खिलाफ ही थी हमारी क्रांति या हमारे जो राजा थे उनके खिलाफ थी, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभिक कारण क्या थे, अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई सहायक संध्या प्रणाली। अब ये सहायक संध्या प्रणाली क्या होती है, तो इनको लागू करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी हुए थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। अब ये जो सहायक संधि है वो किस किन की बेची हुई थी, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी अंग्रेजों की जो कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको और जो राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी उनके राजाओं के मध्य होती है, ठीक है। क्या कारण था कि हमें संधियां करनी पड़ी, तो कारण क्या था कि राजस्थान के जितने भी शासक थे वो मराठा व पिंडारियों के शासन थे उनसे परेशान थे। वो आते थे राजस्थान में और राजस्थान के राजाओं द्वारा धन लूट कर ले जाते थे अपने देश, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या अपने अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां। अब भारत की जो प्रथम रियासत थी जिसने सहायक संधि अपनाई थी वो थी निजाम हैदराबाद। कब आई थी वो? 1798 ईस्वी में, ठीक है। अब ये सहायक संधि क्या होती है, इसकी क्या विशेषता है वो देखते हैं, आइए। तो सहायक संधि के तहत क्या होता था कि अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन करने वाले भारतीय शासक जो अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ा और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा। यानी अंग्रेजों ने क्या शर्त रखी कि आपकी जो राज्य सुरक्षा है, यानी आपकी जो सुरक्षा है वो कौन करेगा? अंग्रेज अधिकारी। उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? हमारी एक सैनिक टुकड़ी को कहाँ रखना पड़ेगा? आपके क्षेत्र में, यानी आपकी रियासत में रखना पड़ेगा। दूसरा क्या था कि राजस्थान के शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान करना पड़ेगा। अगर वे भुगतान करने में असफल हुए तो उनके क्षेत्र में एक भाग को अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। अगर अंग्रेजों ने कहा कि अगर आपकी जो सैनिक सुरक्षा है वो कौन करेगा? हम करेंगे। यानी अगर वहीं कोई आक्रमण हो जाता है तो उनसे लड़ने हम जाएंगे, ठीक है। ये थी सहायक संधियां। अब उसके तहत अगर हम आपकी जो सुरक्षा कर रहे हैं उसके तहत आपको क्या देना पड़ेगा? एक टैक्स के रूप में हमें कुछ धनराशि देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? धनराशि। अगर शासक उस धनराशि को देने में समय लगा देता है तो उस रियासत का कुछ भाग अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। ये थी शर्तें। आगे देखिए, इसके बदले में अंग्रेजों विदेशी आक्रमण तथा आंतरिक आक्रमण से राजस्थान रियासतों की रक्षा करेंगे। आप राजा हमें धन दोगे, उसके बदले में हम क्या करेंगे? आपकी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा करेंगे, ठीक है। ये अंग्रेजों की शर्तें थी। अगली शर्त क्या थी? अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया था, लेकिन वे इसकी पालना नहीं करते थे। तो जब सहायक संधियां हुई थी तो उसके तहत क्या शर्तें रखी गई थी कि एक तो जो आपकी राज्य की सुरक्षा है वो कौन करेगा? अंग्रेज अधिकारी द्वारा की जाएगी। अगर कोई वहीं आक्रमण हो जाता है उसकी सुरक्षा कौन करेगा? अंग्रेज अधिकारी करेंगे। उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? हमें धन देना पड़ेगा। हमारी एक सैनिक टुकड़ी कहाँ रहेगी? आपकी रियासत में रहेगी। ये अंग्रेजों का माइंड सेटअप था। राजस्थान के राजाओं के साथ इन्होंने सहायक संधियां की, ठीक है। तो राजाओं के साथ सहायक संधि में यह रखा गया कि जो राजा है वो एक राजा दूसरे राजा के साथ में कोई संपर्क नहीं रखेगा। यानी अगर एक रियासत के राजा को दूसरी रियासत से बात करनी हो तो वो अंग्रेज अधिकारी करेगा, ना कि कोई शासक आपस में बातचीत करेगा। दूसरे का क्या कहा अंग्रेजों ने? आपके जो राज्य है, आपका जो राज्य है उसके आंतरिक मामलों में अंग्रेज अधिकारी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इन शर्तों को अंग्रेजों ने अल्प समय के लिए माना, ठीक है, कुछ समय के लिए ही माना। उसके बाद में अंग्रेजों का आंतरिक हस्तक्षेप बढ़ा।
इसी के कारण हमें 1857 की क्रांति देखने को मिलती है। ठीक है, आंतरिक मामले, करों में आगे हम विस्तृत अध्ययन करेंगे क्या क्या कारण हुए थे। ठीक है, अगला क्या था कि राजस्थान शासक किसी भी अन्य विदेशी रियासत से संधि नहीं करेगा। इसके अलावा बिना अंग्रेजों की अनुमति के एक रियासत किसी अन्य रियासत में राजनीतिक संपर्क स्थापित नहीं करेगा। वही कहा कि एक अंग्रेज अधिकारी को अगर एक शासक को दूसरी शासक से अगर बात करनी है, एक शासक को अगर दूसरे शासक के साथ में कोई संधि करनी है या कोई अंतर्राज्यीय मामला समझाना है, तो वो कौन करेगा? अंग्रेज अधिकारी करेंगे, ना कि वहां का कोई शासक। यानी राजाओं के बीच में बातचीत क्या कर दी अंग्रेजों ने? बंद कर दी। ठीक है, और क्या था? क्या सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात कर दी। वो हमने बताया था कि इनकी सुरक्षा करेगा तो उनके लिए सैनिक सहायता तो जरूरी होनी चाहिए ना, तो अंग्रेजों ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी वहां पर स्थापित कर दी। ठीक है, अगला क्या था? देखिए सहायक संधि। तो राजस्थान में सहायक संधि दो प्रकार से होती है। ठीक है, राजस्थान में सहायक संधि दो प्रकार से होती है। एक सहायक संधि जिनके जनक कौन थे? अपने एक अंग्रेज होते हैं लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। ठीक है, तो सहायक संधि के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम भरतपुर रियासत के साथ में 1803 सितंबर 1803 में क्या की थी? संधि। उस समय भरतपुर का शासक कौन हुआ करता था? रणजीत सिंह। ठीक है, उसके बाद में दूसरी रियासत थी अलवर। ठीक है, तो अलवर का साथ में सहायक संधि कब की गई थी? नवंबर 1803 में। उस समय अलवर का शासक हुआ था बख्तावर सिंह। ठीक है, एक राजस्थान में सहायक संधि कौन करवाता है? दूसरी सहायक संधि थी आश्रित पार्थक्य नीति की संधियां। इसको लागू करने वाले अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड हेस्टिंग थे। लेकिन राजस्थान में इन संधि को कराने का श्रेय चार्ल्स मेडकॉफ को दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के साथ सहायक संधि कराने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो चार्ल्स मेडकॉफ था। ठीक है, तो चार्ल्स मेडकॉफ ने सर्वप्रथम करौली रियासत की अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि करवाई थी। कब करवाई थी? तो 9 नवंबर 1817 को। कब करवाई थी? 9 नवंबर 1817 को। उस समय करौली का शासक हुआ करता था हरबख्शपाल सिंह। और राजस्थान की जो अंतिम रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी वो थी अपनी सिरोही। ठीक है, जिन कब की थी? तो 11 सितंबर 1823 को। उस समय सिरोही का शासक हुआ करता था शिव सिंह। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि पूर्ण शर्तों सहित संधि करने वाली रियासत कोटा, जिन्होंने 26 दिसंबर 1817 को अंग्रेजों की जितने भी शर्तें थी उन संपूर्ण शर्तों को माना और अंग्रेजों के साथ में क्या की थी? सहायक संधि की थी। अगला देखिए, अब जो सहायक संधियां की थी अंग्रेजों और राजस्थान के रियासत के जितने भी राजाओं थे उन्होंने सहायक संधियां की थी। उसके जो क्या परिणाम निकले थे, क्या हुआ था सहायक संधि की वजह से? देखिए, तो परिणाम क्या था कि इस प्रकार भारतीय शासक ने अपनी सारी विदेशी शक्तियां और सैनिक शक्तियां खो दी। वह केवल ब्रिटिश शासक यानी वे ब्रिटिश के रक्षक बन गए। इनके अलावा राजस्थान न्यायालय में एक ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात कर दिया गया। यानी कि राजाओं ने अपने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधियां कर ली थी, तो उनकी एक सैनिक टुकड़ी कहाँ गई थी? अपनी रियासत के अंदर। तो अब जितने भी राजा थे वो एक राजा दूसरे राजा के साथ में कोई संपर्क नहीं रख पाएगा। ठीक है, अब जो भी पूछ कर करना है वो बिल्कुल करना है अंग्रेजों के साथ। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि आंशिक रूप से राजस्थान के राजाओं पर किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, अब अंग्रेजों ने क्या किया? एक रेजिडेंट बना बिठान दी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने प्रशासन चलाने के लिए राजपूताना एजेंसी का गठन किया था। ठीक है, अगर अब सेना रहेगी किसी न किसी रियासत में, क्या रहेगी? एक सेना रहेगी। अब उस सैनिकों का नेतृत्व करता तो कौन ना कौन होगा ना। तो राजस्थान में जितने भी रियासतें थी अंग्रेज अधिकारियों ने अपना एक अधिकारी सौंप दिया वहां पर, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पॉलिटिकल एजेंट। यानी कि जितने भी राजनीतिक मामले होंगे वो कौन सुलझाएगा? वहां का पीए, पॉलिटिकल एजेंट। अब बहुत सी रियासतें हो गई तो उनके बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंट हो गए। अब पॉलिटिकल एजेंट कोई भी सूचना देनी हो तो कहाँ जाते थे? दिल्ली। कहाँ जाते थे? दिल्ली। क्योंकि भारत का जो अंग्रेज अधिकारी था सर्वोच्च, वो कहाँ बैठ रहा था? दिल्ली, जिसको हम किस नाम से जान जाते हैं? जीजी, गवर्नर जनरल। किस नाम से जानते हैं? गवर्नर जनरल। और 1857 के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था?
लॉर्ड कैनिंग, तो हम आगे देखेंगे। उससे पहले देख लेंगे राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई थी। तो स्थापना 1832 में और अजमेर में होती है। हम जानते हैं कि अजमेर राजस्थान की ऐसा क्षेत्र है जो पूरे राजस्थान के मध्य में पड़ता है, जहां से हम प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे कि जितने भी राजा थे वो जितने भी राजा थे वो कहाँ अधिकार करना चाहते थे, अजमेर पर, क्योंकि राजस्थान का संपूर्ण नेतृत्व कहाँ से होता था, राजस्थान के अजमेर जिले से। ठीक है, तो इसका स्थायी मुख्यालय कहाँ बनाएंगे हम, अजमेर। स्थायी मुख्यालय कहाँ बनाया, अजमेर। अब जो विदेशी आए, अंग्रेज आए, उनको राजस्थान की जलवायु क्या नहीं हुई, सूट नहीं हुई, क्योंकि राजस्थान में क्या है, राजस्थान यहाँ पर गर्मी भी ज्यादा है और सर्दी भी ज्यादा है। तो गर्मी के कारण अंग्रेज अधिकारी को यहाँ का वातावरण सूट नहीं हुआ। तो राजस्थान में एकमात्र स्थान है जहां पर गर्मी में भी ठंडी होती है, वो है अपना माउंट आबू। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अपना अस्थायी मुख्यालय कहाँ स्थापित कर दिया, माउंट आबू में। कब किया था ये, 1845 में। ठीक है, अब राजपूताना एजेंसी का जो है, रेजिडेंस का है, वो अंग्रेज अधिकारी बनाया था। एक पद सृजित किया था जो जितनी भी सियासत थी, उनका जो पॉलिटिकल एजेंट है उनके नेतृत्व में रहेंगे। उसका दिल्ली में बैठता था अपना जीजी, गवर्नर जनरल, तो उससे छोटा पद सृजित कर दिया जिसका नाम रखा एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी जीजी का एक एजेंट मिटा दिया गया, जिसे हम एजीजी कहते हैं। तो राजपूताना यानी राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था, अपना इब्राहिम लोकेट। कौन था, इब्राहिम लोकेट, राजस्थान का प्रथम एजीजी इब्राहिम लोकेट। और क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। याद रहेगा सबको। ठीक है, आगे देखिए, ये तो हमें प्रारंभिक कारण पहला होगा। ठीक है, सहायक संधि आपने थी। दूसरा प्रारंभिक कारण यह था कि गोद निषेध की नीति। अब ये गोद निषेध की नीति क्या होती है, जानिए। कि अगर किसी रियासत के शासक ने संतान नहीं होने पर उस रियासत का पूर्ण अधिकार अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। अगर कोई राजा के अगर निसंतान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी उसके अंदर कोई संतान नहीं हो पाती है, ठीक है, तो उनकी जो रियासत है उनका पूर्ण नेतृत्व किसके अधीन चला जाएगा, अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते थे, गोद निषेध नीति। यानी अंग्रेज उन्होंने एक नियम बना दिया कि आप जो राजा है वो अन्य किसी रियासत के या किसी राजा से अपनी जो पीढ़ी है उनको चलाने के लिए आप किसी गोद नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे हम गोद लेते हैं ना, कि किसी व्यक्ति के अगर कोई संतान ना हो, जैसे मेरा भाई हो गया, किसी को हो गया, तो वो अपना लड़का उससे गोद लेता है। ठीक है, यानी उसे अपना नाम देता है। उसी प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया, गोद निषेध नीति को बंद कर दिया। गोद निषेध नीति को अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम राज्य हड़प नीति कहते हैं। भाई एक तरीका से राज्य हड़प नीति हुई ना। भाई अंग्रेज अधिकारी पहले क्या था कि राजा के अगर संतान नहीं होने पर वो अन्य रियासतों के राजाओं के साथ जो राजकुमार होता था उनसे गोद नहीं लेते और उनका राजवंश वो चलाता था। अंग्रेज ने वो बंद कर दिया। तो एक तरीके से उस अंग्रेजों द्वारा उस राज्य को हड़पना, तो इसे हम क्या कहेंगे, राज्य हड़प नीति, व्यगप्त नीति कहते हैं इसे। ये इसके अन्य नाम हो गए। अब इस गोद निषेध नीति को लागू करने वाला एक अंग्रेज अधिकारी होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलोजी। कौन होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलोजी थे। ठीक है, तो लॉर्ड डेलोजी ने राजस्थान में नहीं, भारत की सर्वप्रथम कौन सी रियासत थी जिसे अंग्रेजों ने गोद निषेध नीति के तहत अपने अधिकार में कर लिया था, तो वो थी अपनी सतारा, महाराष्ट्र। कब किया था ये, 1850 को। ये आरएस पुरी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, उस समय सतारा का शासक कौन था, अप्पा साहब। कौन थे, अप्पा साहब। तो ये तो हुए अपने प्रारंभिक कारण। तो इन कारणों से जो है अंग्रेजों और भारतीय शासकों के मध्य क्या थी, अनबन थी। अब जो 1857 की जो तात्कालिन कारण थे क्या, कि उस समय क्या सिचुएशन बनी कि एकदम से हमने 1857 की क्रांति प्रारंभ कर दी। तो आइए जानिए तत्कालीन कारण क्या थे। ठीक है, तो तात्कालीन कारण थे गाय व सुअर की चर्बी से बने कारतूस। क्या थे, गाय व सुअर की चर्बी से बने कारतूस। ठीक है, तो 1857 से पहले एक बंदूक इस्तेमाल की जाती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति से पहले किस बंदूक का उपयोग किया जाता था, तो ब्राउन बेस। अब 1857 के बाद में, ठीक है, 1857 के बाद में अंग्रेजों ने अपनी एक जो बंदूकें थी वो क्या थी, रिप्लेस की थी। तो
ब्राउन बेस के जगह उन्होंने क्या लिया, एनफील्ड राइफल को लाया। अब एनफील्ड राइफल में क्या थी, एनफील्ड राइफल में क्या था कि उसमें जो कारतूस लगते थे उनको मूंछ से छीलना पड़ता था। ये रही एनफील्ड राइफल, ठीक है। तो उसमें क्या था, जो कारतूस थे ना उनको मुंह से छीलकर फिर अंदर डालना पड़ता था। और ऐसी भ्रांतियां थी या हकीकत थी, ये तो हमारा इतिहास ही जानता है। तो उसमें क्या था कि जो जो कारतूस थे, ठीक है, तो उन्हें छीलने के लिए छीलना पड़ता था मुंह में डालकर। तो उस पर जो चर्बी थी, ऐसा माना जाता है कि वो गाय या सुअर की चर्बी मानी जाती थी। और गाय हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती थी और सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र माना जाता है, ठीक है। इस कारण अंग्रेजों और भारतीय जितने भी सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया। आप इस बंदूक का इस्तेमाल बंद कीजिए, हम इस बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो हमने प्रारंभिक कारण देखे, तात्कालीन कारण देखे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे जो 1857 की क्रांति के समय कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी बैठे थे, किस रियासत के कौन पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है, कितनी छावनियां थी, किस छावनी में सर्वप्रथम विद्रोह होता है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।